गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप लोग चुप रहेंगे अभी से। एक पेन वगैरह कुछ दे दो। है इस पे सर नहीं। ओए चलो देखो, पिछले क्लास में एक क्लास में हम लोग लेखक परिचय पढ़ लिए थे पूरा, दूसरे क्लास में पूरा चैप्टर हो गया था। चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति कर। ठीक है, फर्स्ट क्लास में इसके लेखक परिचय हम देखे थे भीमराव अम्बेडकर। 5 सवाल आपको याद रखना है। लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, ये 5 सवाल है। आपको कल हम चेक करेंगे होमवर्क में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबको अपना से लिख करके लाना है। मात्र 10, शांत रहो, सिर्फ 10 गो, ज़्यादा नहीं बनाना है। 10 गो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम पूछता है और इसी प्रकार का पूछा जाएगा। आपको सिर्फ 10 गो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 10-10 गो बनाना है, एक पेज में बना करके लाना है। उसका क्वेश्चन और सिर्फ आंसर नहीं, उसका 4 गो ऑप्शन भी आपको अपने से बना करके और उसका सही आंसर लिख करके लाना है। 4 गो ऑप्शन भी खुद से ही बनाना है। क्या चाहिए? मार्कर? मेरे पास मार्कर नहीं है। ऑफिस में देखो कहीं हम मिल जाए। साइलेंस। ठीक है, तो बना करके लाना है आपको 10 क्वेश्चन, हम कल चेक करेंगे। ठीक है, आज जो चैप्टर खत्म हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बुक में जो क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, शब्दार्थ, ये सब आज हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका पाठ के साथ क्वेश्चन जो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आप लोग को खुद से और अपने शब्दों में जवाब देना है। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवाएंगे। इसलिए नहीं लिखवाएंगे क्योंकि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। हम लिखवाएंगे तो वो सबके लिए सेम चीज़, और रट करके याद करना है नहीं। आपको पूरा कहानी समझ में आ गया है, पूरा कहानी आपके ध्यान में है, तो आप उसको खुद से आंसर बना सकते हैं, उसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। हम जो लिखवाएंगे उसी को सब याद करेगा रट करके, और कोई भी सवाल है तो उसका आंसर खास करके सब्जेक्टिव में एग्जैक्ट नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर, कोई लाइन पहले कोई लाइन बाद में हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का आंसर फिक्स होता है, सब्जेक्टिव का आंसर फिक्स नहीं होता है। सब्जेक्टिव का जो आंसर होता है उसका एरिया फिक्स होता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट का हो सकता है कोई लाइन पहले कोई लाइन बाद में, लेकिन सब्जेक्टिव का एग्जैक्ट आंसर वो आपको खुद से ही लिखना है। अब जैसे कोई यहाँ पर विडंबना है लिखा हुआ है तो कोई विडंबना लिखेगा, कोई दुख की बात लिखेगा, कोई अफसोस की बात लिखेगा, बाकी सबका सही है। लेकिन हम अगर मान लो विडंबना लिखवाते तो सब वही याद करेगा। ठीक है, लेकिन सही तो सबका होगा। तो क्वेश्चन है आपका पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक क्यों विडंबना की बात कर रहे हैं और उसका स्वरूप क्या है? कोई बता सकता है? तो इसमें लिखना ये है, शांत रहो हम बता देते हैं लिखना कैसे, क्योंकि तुम लोग जब बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखना ये है इसमें कि क्या लिखना है, शांत रहो। इसमें लिखना ये है कि विडंबना की बात यह है कि आजकल जो श्रम विभाजन है वो जाति के आधार पे है, जबकि श्रम विभाजन जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंद करो उसको। श्रम विभाजन जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन है वो किसी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए इसे विडंबना माना गया। और विडंबना का स्वरूप यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं है तो वो उसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होते जाएगा और अंत में भूखमरी का कंडीशन आ जाएगा। तो इस विडंबना का स्वरूप क्या है? भूखमरी आ जाएगा, लास्ट में वो मजबूर हो जाएगा, जो काम उसको करने नहीं दिया जाएगा उसके प्रति उसके मन में नफरत आ जाएगी। तो यही विडंबना का क्या है? स्वरूप है। अब इतना चीज जो हम बताएं, इस चीज को आपको लिखना है। अब कोई हो सकता है कि स्वरूप वाला को पहले लिख देगा, विडंबना वाले को बाद में लिखेगा। कोई हो सकता है इसको बाद में लिखेगा, इसको पहले लिखेगा। तो सब्जेक्टिव आंसर आप अपने तरीके से लिखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है
यहाँ का तो नहीं, कोई भी एग्जाम देते हो तो उस पर लिखा होता है फर्स्ट पेज पर ही, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, न कि किसी बुक, किसी गाइड और किसी के कॉपी में से, नोट्स में से रट्टू तोता नहीं बनना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो लोग जातिवाद करते हैं वो उसके बारे में तर्क देते हैं कि हाँ मेरा जाति अच्छा है, आपका जाति खराब है, मेरा जाति सर्वोत्तम है। तो वो पक्ष देते हैं, कुछ तर्क देते हैं। कैसा तर्क देते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले इस तरह का रहता है कि हाँ मेरे समाज ने ये काम किया, उसके समाज ने ये काम किया। अरे तो पहले किया, आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ये नारा लगाते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। महात्मा बुद्ध के बात करते हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। अरे तो वो लोग तो किए सो किए, आप क्या कर रहे हैं? आप तो वही मजदूरी कर रहे हैं। तो उनके नाम पर शाबाशी लूटने का क्या मतलब बनता है? तो वही हाल है। जातिवाद के जो पोषक हैं वो उसके पक्ष में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पुराने समय की, पहले के समय की। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। जातिवाद के पक्ष में, और सबका अपना अपना तर्क होता है, कोई अलग तर्क देता है, कोई अलग तर्क देता है। कोई कहेगा जातिवाद अच्छा है, कोई कहेगा जातिवाद अच्छा नहीं है। कोई कहेगा कि जो कास्ट सिस्टम, ऐसे अभी जो जाति है, कोई कुशवाहा है, कोई यादव है, ये है, लेकिन जो सरकार द्वारा जाति बनाया गया वो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो इकोनॉमी के आधार पे बनाया गया। तो इकोनॉमी के आधार पे ज़्यादा बेहतर है। तो वो कास्ट सिस्टम ठीक है एक तरह से, कि जिसका इनकम कम है वो एससी एसटी में बहुत ज़्यादा कम है, उससे थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में है वो ओबीसी में है, उससे और अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छे कंडीशन में है तो वो जनरल में है। तो वो है इनकम के आधार पे। तो वो वाला जो कास्ट बना हुआ है वो ठीक है, लेकिन ये वाला जाति जो है ये हानिकारक है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद में जो तर्क दिया जाता है उस पर लेखक को आपत्ति है कि जो तर्क है कि हाँ उसके माता पिता जो काम करते हैं वही काम वो करेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। उसको अगर वो काम पसंद नहीं है तो कोई दूसरा करेगा। तो जातिवाद में जो तर्क दिया जाता है कि जो उसके वंश थे, उसके माता पिता थे, उसके दादा दादी जो काम करते थे वही काम करना। तो ऐसे सिचुएशन पर लेखक को क्या है? आपत्ति है कि अगर किसी काम के प्रति उसका रुचि नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन जातिवाद कहता है कि नहीं आपको वही करना है। तो इस पर हमको आपत्ति है। किसको? लेखक को। आगे देखो, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो श्रम के आधार पे नहीं है, वो वंश के आधार पे है। भारत में जो श्रम विभाजन है वो वंश के आधार पे हो गया है कि अगर इसके पापा ये काम करते हैं तो ये भी यही काम करेगा, बढ़ई है तो वो भी बढ़ई ही बनेगा, धोबी है तो वो भी धोबी ही बनेगा। ऐसा नहीं, भारत में सिस्टम ये होना चाहिए कि जिसको जो काम में कुशल है, वो जो काम उसको आता है, जो काम उसको अच्छा लगता है, जो काम उसको पसंद है, वो उस काम को करे, तो ये बेहतर होता। भारत में स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि भारत में जो श्रम विभाजन है वो जाति के वंश के आधार पे है, उसके काम के आधार पे नहीं है, उसके क्या कहते हैं कुशल के आधार पे नहीं है, निपुणता के आधार पे नहीं। अब जैसे हमको पढ़ाने आता है तो हम पढ़ा रहे हैं, अब कोई कहे नहीं तुमको खेती करना है, होगा हमसे? नहीं होगा। तो भारत में यही सिस्टम है कि कोई लोग काम जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका मन नहीं है, इसीलिए श्रम विभाजन, भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम कोई और आता है और कर कोई और काम रहे हैं, इसलिए काम में मन लगता नहीं। उनको काम दूसरा आता है और उनको दूसरा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। अब जैसे इसमें हो सकता है किसी को खिलाड़ी बनने का मन होगा, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, और उसके बाबूजी कहें ना
तुमको खिलाड़ी नहीं बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, आईआईटी करो। जिसको डॉक्टर बनने का मन होगा उसको नहीं, तुमको इंजीनियर बनना है, तो क्या उसको मन लगेगा? तो भारत में यही व्यवस्था है और प्रत्यक्ष कारण यही है बेरोजगारी का। उसको मन कोई और है, पसंद कोई और चीज़ है, कर कुछ और रहा है। दिक्कत ये है। आगे देखो, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसको मानते हैं? आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे उस समय ही था कि भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है जिनका मन नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, और वही एग्जैक्ट आंसर इसका है। भारत में उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या ये है कि उद्योगों में मन न होते हुए भी, रुचि न होते हुए भी उस काम को करना पड़ता है। इसका ये आंसर है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? देखो, इसमें जितना क्वेश्चन है ना, सबका क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करेगा। सबका आंसर क्या है? रिलेटेड है। पाठ में किन प्रमुख पहलू, तो प्रमुख पहलू वो ये बताएं कि जाति पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, पहली चीज। दूसरा, किसी व्यक्ति को उस काम के प्रति रुचि नहीं है फिर भी वही काम करना पड़ता है। तीसरा, उसको एक फिक्स क्षेत्र में बांध दिया जाता है कि आपको यही काम करना है क्योंकि आपके पिता यही काम करते थे। तो ये सब प्रकार की जो समस्या है वही पहलू को लेकर के हानिकारक बताए हैं लेखक। समझ गए? और अगर उसको वही काम करना है और उसमें अगर बेनिफिट नहीं है तो अंत में वो भूखे मरेगा। अगर कोई काम कर रहा है और उसमें उसको बेनिफिट नहीं है और ज़बरदस्ती है कि नहीं तुमको यही करना है, तो फिर हानिकारक ही तो है उसके लिए। आगे देखो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? सच्चे लोकतंत्र के लिए लोगों को जाति के आधार पर श्रम विभाजन न हो, उसके सफलता के आधार पर, उसके निपुणता के आधार पर श्रम विभाजन हो। दूसरा, कि सभी के प्रति सम्मान हो। सभी के प्रति क्या हो? सम्मान हो, भाईचारे की भावना हो, सब लोग मिल करके काम करें, सब लोग मिल करके रहे, एक दूसरे की मदद करें। यही क्या है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। एक बात और बता देते हैं, जब भी आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो कम से कम मिनिमम उसको 5 लाइन में लिखिएगा। कम से कम 5 लाइन। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में रहता है तो उसमें 5 लाइन पहुंच जाता है, एक आध दो कोई एग्जाम्पल लिखोगे आराम से 5 लाइन में पहुंच जाता है। लेकिन ये सब में थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो कम से कम 5 लाइन में 2 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला है तो 1 पेज प्लस 1 पेज से ऊपर। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो मिनिमम उसको 5 लाइन में लिखना है, और अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो उसको 1 पेज से ऊपर ले जाना है। 10 नंबर का कौन क्वेश्चन पूछा जाता है जी? करने निबंध 7 नंबर का आता है, 10 नंबर का नहीं आता। ठीक है? तो निबंध जो होता है ना उसमें लिखा होता है कि आप 200 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखो, तो वो 1 पेज में तुम 150 और 200 शब्द हटा ही नहीं सकता। कितनों नजदीक लिखेगा फिर भी नहीं हटेगा, उसके लिए 2 पेज जाएगा ही तो जाएगा, तो उसके हिसाब से लिखो फिर। 10 नंबर का आप कोई सवाल नहीं पूछा जाता। 10 नंबर का पूछा जाता है, हम लोग में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन में 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें गजब 4 गो क्वेश्चन दे देगा, जिसमें से 3 गो क्वेश्चन आपको बनाना है, और तीनों 10-10 नंबर का होगा, 30 नंबर का। और यहाँ तुम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 1 नंबर का होता है, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 2 नंबर का होता है। 10 को बनाना है 20 नंबर का, मतलब उसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत कम, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा होता है। एक एक क्वेश्चन का आंसर 4-4 पेज 5-5 पेज में लिखना होता है। आगे देखो, पाठ के आसपास संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें। ये तो हमको भी नहीं पता, फोन हुआ है नहीं तो बता देते हैं। देखो, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में हम बता देंगे, शांत रहो। संविधान सभा के सदस्य, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय सदस्य शायद 11 लोग थे या फिर 9 लोग थे, तो उसके सदस्य कौन कौन थे इसको हम बता देंगे, अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्षा में पाठ करें। देखो, जाति प्रथा पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ज्योतिबा फुले का क्या विचार था, राम मनोहर लोहिया का क्या विचार था, उसके बारे में भी आपको एक संक्षिप्त रूप में लिखना है। लगभग 5-6 लाइन का संक्षिप्त होता है, तो संक्षिप्त में भी आपको लिखना है इन सभी के विचारों का, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया जातिवाद और आज की राजनीति। अभी जो राजनीति हो रहा है वो खास करके जाति और धर्म के ऊपर ही हो रहा है, आजकल का जो राजनीति हो गया है। विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। गोष्ठी का मतलब होता है ग्रुप, संगठन। जैसे इसमें मान लो 5-6 को मिल करके कोई नाटक या फिर कोई भाषण, कोई चीज, प्रोग्राम ये सब करता है, तो छात्रों की एक गोष्ठी मतलब ग्रुप, छात्रों का एक समूह। ठीक। अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती पर जातिवाद और आज की राजनीति विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी को लिखना है। तो ये सब चीज आपको अपने से करना है। शांत रहो। पाठ के जो आसपास दिया हुआ है वो आपको अपने से, ये समझो तो एक तरह से पाठ से जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये जो महात्मा गांधी के विचार क्या थे जातिवाद पर, ज्योतिबा फुले, तो ये सब एक्स्ट्रा हुआ, ये सब क्या हुआ, एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये सब आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं भी किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बस जानकारी के लिए ये जरूरी है। ठीक है, आगे देखो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, विचार करें। मनु किसका नाम था, लक्ष्मीबाई का नाम था मनु। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा। देखो, आधुनिक, रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु था, वो रानी लक्ष्मीबाई क्यों बनी, कोई बता सकता है। उनके ऊपर भी जाति को लेकर के बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई यानी कि पहले मनु नाम था उनका, तो इसलिए वो हथियार उठा लिए और रानी लक्ष्मीबाई बाद में कहलाई अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह भीमराव अंबेडकर का विचार भी जातिवाद के खिलाफ है, इसलिए इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको जानना पड़ेगा, फिर उनके बचपन में कैसे उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा उनको, किस तरह से वो फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बनी, और फिर भीमराव अंबेडकर जी पर क्या क्या अत्याचार हुआ, वो कैसे आगे बढ़े, वो दोनों को मैच करके लिखना पड़ेगा। ओए साइलेंस। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और अपना अपना विचार प्रकट करना है, सबका विचार अलग हो सकता है क्योंकि सबका विचार तो सेम होता नहीं। आगे देखो, भाषा की बात। पाठ से आप बुक खोल करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम उठाया गया। पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने। उसमें से आप ग्रामर पढ़िएगा तो ग्रामर में वाक्य होता है, वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द वर्ण या अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो इसमें बोला गया है कि संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने। संयुक्त वाक्य चुनिए, सरल वाक्य चुनिए और मिश्र वाक्य चुनिए। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो उसमें से आपको चुनना है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। सभ्य, विभाजन, निश्चय, ऊंच, स्वतंत्रता, दोष, सजग, रक्षा, पूर्व निर्धारण, ये सब का। ठीक है, विलोम शब्द आप लिख सकते हैं। विभाजन, निश्चय, ऊंच, स्वतंत्रता, दोष, सजग, रक्षा, पूर्व निर्धारण। तो आपको विलोम शब्द भी याद करना पड़ेगा। शांत रहो। जब ग्रामर शुरू होगा तो उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और क्या क्या होता है, एकार्थक शब्द और भी होता है। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओए शांत रहो। फिर जो समानार्थक शब्द, ये सब आपको बताया जाएगा। पाठ से विशेषण चुने।
विशेषण आपको पता है, शर्मा जी के खेत में लाल लाल टमाटर लहरा रहा है। इसमें विशेषण क्या है? लाल। क्या बता रहा है वो? टमाटर की विशेषता बता रहा है। उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। शांत रहो। उसको तो बहुत मारेंगे हम। सोन सर जी निकाले थे, एकदम सही किए थे उसको। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द मतलब उसका और क्या नाम है। जैसे मान लो इसमें इसका नाम भोलू, छोटू कुछ भी रख दिया जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सुनिए नहीं रहा है ये। तो दूषित, श्रमिक, इन सब का क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है। आप लोग को दो काम और करना है। शांत रहो। इस सब का पर्यायवाची लिखना है और इसका विलोम शब्द लिखना है। इसको लिख करके लाइएगा होमवर्क में। हाँ, विलोम शब्द ही तो लिखना है। इसका सिर्फ ये विलोम शब्द और इसका पर्यायवाची शब्द एक ही को लिख करके लाना, ज्यादा नहीं, एक ही। आगे देखो, शब्दार्थ, शब्द निधि। शांत रहो। विडंबना, अफसोस की बात है, उपहास दिया हुआ है। अफसोस, दुख, यही सब इसका अर्थ होता है विडंबना का। इधर देखो, ओए आगे देखो, साइलेंस, पोषक, समर्थक, पालक, पालने वाला। नहीं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। तो उसी तरह पोषक का मतलब क्या है? पालक है और पालने वाला है। समर्थक है, समर्थक को भी क्या बोला जाता है? पोषक बोला जाता है। इसमें साइलेंट करने का ऑप्शन नहीं ना है, दिक्कत ये है। देखो, पूर्व निर्धारण, पूर्व निर्धारण ये शब्द से ही पता चल रहा है। पहले से जो फिक्स होगा पहले से ही तय कर देना। अकस्मात, अचानक कोई घटना हो जाती है उसी को अकस्मात बोलते हैं। प्रक्रिया, किसी काम के होने का जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है? प्रक्रिया, होने की ढंग या रीति। प्रतिकूल, देखो प्रति का मतलब ही होता है उल्टा, विपरीत। प्रति अगर किसी में लग जाता है तो वो विपरीत हो जाता है, उल्टा। स्वेच्छा, जैसे, ओए शांत रहो, इस प्रति से ही बना है प्रतिबिंब। हमारा सामने उल्टा रहता है, हम पूरब की ओर घूमे हुए रहते हैं और हमारा जो इमेज होता है वो पश्चिम की ओर दिखता है, यही ना। तो प्रति से ही बना है प्रतिबिंब, हमारे चेहरा का उल्टा। हम अगर उधर में घूमे हुए हैं तो जो हमारा इमेज होगा वो इस साइड की ओर दिखेगा। तो प्रति से ही बनता है प्रतिबिंब। और यहाँ प्रतिकूल यानी विपरीत, उल्टा। स्वेच्छा का मतलब अपने इच्छा से, मेरा जो मन, अपना मन। उत्पीड़न, बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, शोषण करना किसी का। उत्पीड़न का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? शोषण। संचरित, संचरित मतलब संवहन करना, प्रवाहित करना। ये बहुविधि, अनेक प्रकार से। बहु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉली। बहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बहुवचन वाला नहीं है। बहु का मतलब होता है पॉली। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक के लिए एक होता है, दो के लिए दो होता है, और बहुत सारों के लिए। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉली। और इसी से बनता है पॉलीथीन। बहुत सारे एथीन मिलकर के बनाएगा पॉली, जिसमें हम लोग समोसा लाते हैं। तो यहाँ भी वही, पॉली का मतलब बहु यानी बहुत सारा, और विधि तो अनेक प्रकार से, बहुत सारे प्रकार से, बहुविधि हो गया। प्रत्यक्ष, सामने या समक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, एकदम आमने सामने। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष? क्यों? क्योंकि हम लोग खुद प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष। आगे देखो, भ्रातृत्व, भाईचारा। वांछित मतलब आकांक्षित या चाहा हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी। और शांत रहो, आपको होमवर्क में क्या क्या लिखना है वो बताते हैं। शांत रहो, होमवर्क में आपको क्या क्या बनाना है वो बताते हैं। होमवर्क में सबसे पहले आपको बनाना है 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता दिए हैं, उसके ऑप्शन के साथ बनाना है। 10 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ। उसके बाद आपको एक ये विलोम शब्द वाला बनाना है, दूसरा नंबर, और एक पर्यायवाची शब्द। बस
इतना ही नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं बनाना, वो टेस्ट होगा तो उसमें आ जाएगा क्वेश्चन आपको। अब जब आपको वो बताया जाएगा, आप चैप्टर सुनो, और आप जब चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं तो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उससे कोई बहस नहीं है। टेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, और शांत रहो, टेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। सबसे लास्ट में जाएगी वो बेंच, ठीक है। तो आप लोग घर पे जाकर के एक बार फिर से वीडियो देखिएगा या फिर बुक पढ़िएगा। आपको कहानी याद होना चाहिए, हर एक कहानी आपको याद होना चाहिए। हम अपने समय में जो पढ़े थे शांत रहो, मैट्रिक का कहानी हमको याद नहीं है, लेकिन इंटर का कहानी अभी तक हमको याद है, 5-6 वो कहानी याद है। उसमें शांत रहो, उसमें 4 या 5 कहानी एकदम फेमस है। एक सबसे पहला आएगा लहना सिंह वाला कहानी, जो सेकंड चैप्टर में है। उसके बाद एक जूठन कहानी है, एक तिरिच कहानी है। ये 3 कहानी, और ये 3 कहानी इतना बेस्ट कहानी है कि इससे ऐसा हो ही नहीं पाया है कि किसी साल क्वेश्चन न पूछा, और क्वेश्चनों पूछता है तो एगो नहीं पूछता है, 4 गो 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, और सब्जेक्टिव में भी उससे दे देता है। ये 3 कहानी इंटर का एकदम फेमस है हिंदी का, तिरिच, जूठन और कौन बताए थे, लहना सिंह वाला। ये उसने कहा था, शांत रहो, और ओए साइलेंस, उसने कहा था। कहानी इतना फेमस है कि उस कहानी पर फिल्म भी बना हुआ है। इंटर में एक कहानी है, उसने कहा था, और उस कहानी पर फिल्म भी बना हुआ है। ये कहानी इतना फेमस है। हाँ, उसने कहा था। ओए शांत रहो, अरे उसमें एक ऐसा है कि बचपन में एक लड़की मिलती है और फिर अचानक वो गायब हो जाती है। फिर ओए शांत रहो, अब फिर एक के बाद उसको युद्ध में मिलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और वो नहीं मिलती है, उसका पति मिलता है और उसका बेटा मिलता है। तो ये कहानी है, बहुत मस्त कहानी है, मजा आता है उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल आप लोग होमवर्क बना करके लाइएगा जो बताए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम लोग कितना जोर से चिल्लाते हो।